हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप सो आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आप सबको बिजनेस स्टडी की जो वीडियो बनाई थी मैंने लास्ट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई थी, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब वैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मुझे आपको बताना है इंडियन इकोनॉमिक्स के जो और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब कंबाइंडली इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मुझे बताने हैं कि जिन पर आप है ना एग्जाम टाइम पर मोर फोकस कर सकते हो। वैसे बेसिकली आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, सारे चैप्टर कवर करने हैं, बट एग्जाम टाइम के लिए जो एग्जाम टाइम होगा तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किन टॉपिक्स पर दे सकते हो, जैसे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको अपने बोर्ड्स एग्जाम में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो इकोनॉमिक्स के में। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से। जो आपकी आईडी की जो बुक है, जो सेकंड पार्ट होता है 12th क्लास के अंदर सीबीएसई के अंदर, तो उसके अपन चैप्टर्स देखते हैं। उस चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं आईडी से। तो चैप्टर फर्स्ट स्टेप ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो इंडस्ट्री सेक्टर जो बता रखे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम का इंडिया का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको दो सेक्टर ज़्यादा अच्छे से करने हैं, कौन से? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर। लास्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ए ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ब्रिटिशर्स गए थे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें छोड़ के गए थे इंडिया के अंदर, जैसे रेलवे वगैरह, टेलीफोन पोस्ट वगैरह। तो इस तरीके से कुछ उनके पॉजिटिव इफेक्ट थे ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया के अंदर। तो ये जो दो जो सेक्टर्स बताए मैंने और ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हो सके। चैप्टर 2 आता है अपना 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए प्लानिंग की, जो कि अपने थे जेम्स अपन मैंने बताई थी। एक ट्रिक है, जी से जीडीपी ग्रोथ, ई से इक्विटी, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये कर सकते हो आप। और प्लानिंग कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन कब बना था, किसने बनाया था, उस टाइम चेयरमैन कौन थे, फिर इसको किसने रिप्लेस किया, जिस नीति आयोग ने किया था, कब किया था, इसके अंदर कितने 5 ईयर प्लान थे, कौन सा लास्ट 5 ईयर प्लान था। तो बेसिकली आप इतना चैप्टर सेकंड के अंदर कर लेना। चैप्टर 3 आता है जो कि अपने को बताते हैं 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड का, मतलब कि क्या चल रहा था इंडिया के अंदर, कैसे क्या सेक्टर था। तो इसके अंदर एक है ना स्ट्रेटेजी दे रखी है जो कि हमने ट्रेड के अंदर यूज़ करी थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसका दूसरा नाम होता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये याद रखना। और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो भी हमें पढ़ना है। और इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन दे रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 आता है जो कि अपना आता है 1990 के बाद 1991 का, जहाँ पर इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, जिसको बोलते हैं एनईपी, जिसके अंदर एलपीजी आया था। तो इसमें जो कंपोनेंट है एनईपी के, जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका आपको डिटेल है ना अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो एसएसआई का जो टॉपिक दे रखा है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। चैप्टर 5 आपके डिलीटेड है। चैप्टर 6 है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको सोर्सेज पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट होता है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया। ठीक है, ये जो कुछ सोर्सेज दे रखे हैं बुक के अंदर, वो आपको अच्छे से करना है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ में इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि राइजिंग पॉपुलेशन हो रखी है, इलिटरेट्स बोलते हैं, और एजुकेशन सिस्टम के साथ में क्या प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में। तो ये 3 टॉपिक अब अच्छे से कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना रूरल डेवलपमेंट का। तो रूरल डेवलपमेंट में ना 2 चैलेंजेस आते हैं, लिंकिंग और इमर्जिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं लिंकिंग चैलेंज। लिंकिंग चैलेंज में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट अच्छे से करना। रूरल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। नाबार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका पूरा जो इंट्रोडक्शन है, कब बना था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। और इस चैप्टर के अंदर रिवोल्यूशंस दे रखे हैं। रिवोल्यूशंस मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशंस। ठीक है, गोल्डन येलो रिवोल्यूशंस। तो ये सारे आपको करने हैं, क्योंकि सारे यहाँ से के शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक दो दो नंबर के अंदर। तो आप वो अच्छे से करना है। और एक हॉर्टिकल्चर वाला जो पार्ट है वो भी कर सकते हो। और बेसिकली हॉर्टिकल्चर वाले में जितने भी इंपॉर्टेंट इसके जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, वो जरूर कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 8, जिसको अपन एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर 3 कंसेप्ट दे रखे हैं। 3 कंसेप्ट अच्छे से करना है, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन और एक जॉबलेस ग्रोथ। तीनों कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एन अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे इंडिया के अंदर बेरोजगारी है, तो उसके क्या क्या कोजेज हैं, व्हाट आर द कोजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अच्छे से कर लेना। ठीक है, वर्कर्स के कितने टाइप होते हैं ये अच्छे से कर लेना कि वर्कर्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर, हायर्ड वर्कर्स। ठीक, ये अच्छे से कर लेना। सेकंड लास्ट चैप्टर आता है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके अंदर जो लास्ट जो पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, 90% तो इसी वाले चैप्टर में से आएगा। तो इस वाले चैप्टर में से आपको एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे क्या कहता है और हम इंडिया में उसको कैसे अडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कोजेस क्या है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। और पोल्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि पोल्यूशन कैसे इंक्रीज होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो अपने बुक में दे रखा है, तो वो आप इतना कर लेना, इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर आता है अपना कंपेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के जो रिलेशंस बता रखे हैं कि कैसे इन्होंने ग्रोथ करी, क्या क्या इनके अंदर स्लो डाउन आए थे, क्या क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो करी थी। तो इसके अंदर से आपको बेसिकली क्या करना है कि तीनों कंट्री की है ना स्ट्रेटेजी दे रखी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है चाइना की। चाइना ने क्या क्या लेके आए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे, वहाँ पे प्री है ना 1978 वाला पार्ट आता है, पोस्ट 1978, जिसमें फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, ग्रेट पॉपुलेशन कल्चर रिवोल्यूशन आता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आता है। तो ये इसमें जो चाइना वाला जो पार्ट है ना वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर ना जितने भी फैक्ट्स हैं ना वो अच्छे से करना, क्योंकि इस चैप्टर के सारे फैक्ट्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको यदि इंडियन इकोनॉमिक्स में देखोगे ना तो आपके पास में ना थाउजेंड्स ऑफ है ना फैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने। और कैसे करोगे, कुछ दिन यदि आपको वीडियो चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, डेट्स पे, तो आप मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। या कुछ दिनों बाद मैं आपको ना एक परफेक्ट PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स में जो 40 to 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिससे 99% क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो आप वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आईडी के अंदर आपको फैक्ट्स याद करने हैं, सारे नहीं करने, दोबारा बोल रहा हूँ, सारे फैक्ट्स याद नहीं करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट करने हैं। कहाँ से करोगे, आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यदि बताते हैं कि वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आई विल मेक ऑन वीडियो ऑन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेट्स, डेटाज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स का आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन यूनिट वाइज चलते हैं। यूनिट फर्स्ट है अपनी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो इसमें से ये देख लेना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई भी आइटम दे देगा, पूछेगा कि ये स्टॉक होता है, फ्लो होता है, जैसे मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी की बता रखी है तो वो स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लेना। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आपको कुछ है ना एग्जांपल्स दे सकता है और ये पूछ सकता है कि ये पर्सन है ना नॉर्मल रेजिडेंट होगा या इंडिया का या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे बता सकते, जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि हाँ चाइना का कैंपस एम्बेसडर है जो कि इंडिया के अंदर रह रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर है, उसके अंदर कोई अमेरिका का पर्सन काम कर रहा है, वो नॉर्मल रेजिडेंट हुआ या नहीं हुआ। तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और रिलेटेड एग्रीगेट, जैसे कि इसके अंदर ये होता है जैसे कि अपने पास में 3-4 कंसेप्ट होते हैं, जैसे नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम का, ठीक है, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस, तो अपन कैसे चेंज कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, और इस यूनिट के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका कैलकुलेशन पार्ट। आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे NDPFC हो गया, NNPFC हो गया, ठीक है, GNP हो गया। तो ऐसे ये आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट नेशनल इनकम के अंदर से बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। ठीक है, सेकंड यूनिट आती है आपकी मनी एंड बैंकिंग। तो फॉर्म्स ऑफ मनी देख लेना, मनी के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मनी के टाइप्स देख लेना। फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, जिसमें लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है आपका। ठीक है, और कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को अपन कैसे कंट्रोल करते हैं, अपन नहीं करते, बेसिकली सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक कैसे करता है, क्वालिटेटिव मेजर से करता है, क्वांटिटेटिव मेजर से करता है। उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो वो अच्छे से देख लेना।
तो बेसिकली सेकंड यूनिट में आपको इतना सा करना है। यूनिट आती है 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर से आपको जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है अच्छे से करना है, तीनों शायद 3 चैप्टर है इसमें से, तीनों चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से ना MCQs भी अराइज हो सकते हैं न्यूमेरिकल से। कोई भी छोटा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट दे दिया या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे दिया तो वहाँ से आपको न्यूमेरिकल बना के दे सकता है, या इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है 2 या 3 नंबर में। तो आपको इसका न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। और इसके इस वाली यूनिट के अंदर आपके पास में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट आती है, जिसके अंदर 2 अप्रोच आती है अपने पास में, एक SI अप्रोच आती है और एक AD-AS अप्रोच आती है। ये दोनों अप्रोच अच्छे से कर लेना, इनकी डायग्राम से इनका एक्सप्लेनेशन, ये कहना क्या चाहते हैं ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है यूनिट 4, सेकंड लास्ट यूनिट है, जो कि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर ना गवर्नमेंट बजट की ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। कहाँ ना कहाँ आपको केस स्टडी में फंसा के दे देगा या डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इस मोस्टली है ना जो स्टूडेंट्स होते हैं इस चैप्टर की न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, ठीक है। डोंट मिस न्यूमेरिकल, यदि आपको 100/100 चाहिए तो, ठीक है। न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। जो डिफिसिट वाले पार्ट में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि आपको न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन में से आ सकता है और नहीं भी आ सकता, तो क्या पता आपके पास में MCQs में वो घुमा के न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है, जिसमें रिवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। और हाँ, इस चैप्टर के अंदर से एक चीज़ और आती है कि आपको कोई सा भी आइटम दे दिया उठा के और उसमें ये आपको पूछा कि ये कौन सा रिसिप्ट है या कौन सा पेमेंट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है और क्यों है, तो उसका हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो ये भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। लास्ट यूनिट आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपन जब पढ़ते हैं तो अपने में एक कंसेप्ट आता है मैनेज फ्लोटिंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, उसमें 2 टाइप के मार्केट आते हैं, स्पॉट मार्केट और एक आता है फॉरेन मार्केट, ठीक है। जो कि फॉरेन मार्केट कौन सा होता है, जो फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड होता है, और स्पॉट मार्केट कौन सा कि क्या किससे रिलेटेड होता है, जो इमीडिएट पेमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये दोनों मार्केट का अच्छे से डिफरेंसेस पढ़ लेना। और BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व, तो ये इनके कुछ सब पार्ट्स भी दे रखा है, तो ये अच्छे से कर लेना। आपका बेसिकली इस यूनिट में आपको इतना सा करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो मैंने टॉपिक्स बताए एग्जाम टाइम पर आप इन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो आप म्यूजिक एग्जाम टाइम पर सारा कुछ ना पढ़ के इन पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके एग्जाम टाइम पर। और आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, अकाउंटेंसी से, इकोनॉमिक्स से, BST से, तो मैंने पहले ही बोल रखा है, आप मेरे को है ना टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और आपको जिस तरह की भी वीडियो चाहिए मेरे चैनल पे जो कि आपकी हेल्प कर सके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दिस। और आपको इस PDF की जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए इसकी आपको PDF चाहिए, तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे साथ में ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट्स हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।